अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इंग्लिश लिटरेचर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो इसमें भी हम आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एस्किलस वाज अ प्ले राइट ऑफ। एस्किलस जो थे वो प्ले राइट थे, क्या चीज़ लिखा करते थे? कॉमेडी प्लेज, ऑप्शन बी रोमांटिक प्लेज, ट्रेजिक प्लेज, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो एस्किलस को अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हमारे पास, अगर एंशियंट ग्रीक आपको याद है, एंशियंट ग्रीक टाइम में हमारे पास जो टॉप 5 राइटर्स थे, टॉप 5 जो वेल रिकग्नाइज्ड राइटर्स हैं, उनमें एस्किलस का नाम भी आता है। ठीक है, तो एस्किलस एंशियंट ग्रीक राइटर हैं और ये ट्रेजिक प्लेज लिखा करते थे। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो हमारा ट्रेजिक प्ले होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, टॉप 5 में 3 जो थे वो ट्रेजिक लिखते थे, ट्रेजिडी लिखा करते थे, और 2 राइटर्स जो थे एंशियंट ग्रीक टाइम में से वो कॉमेडी लिखा करते थे। उस वक्त अभी रोमांटिक प्लेज नहीं हुआ करते थे। तो वो 3 जो थे उनमें एक एस्किलस था। एस्किलस के अलावा उनमें हमारे पास सोफोक्लिस, आपको पता है कि हमने इनका प्ले पढ़ा था, काफ़ी फेमस प्ले है इनका, इडिपस रेक्स। ठीक है, वो सोफोक्लिस नहीं लिखा। तो एस्किलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडेस। ठीक है, यूरिपिडेस, ये हमारे 3 जो थे ये ट्रेजिक प्लेज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और कॉमेडी प्लेज की अगर बात की जाए तो कॉमेडी प्लेज में अरिस्टोफेन्स और इनके साथ निएंडर, ये हमारे कॉमेडी प्लेज के हवाले से काफ़ी फेमस रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जेन ऑस्टिन फेवरेट राइटर वाज। जेन ऑस्टिन का फेवरेट राइटर कौन था? जेन ऑस्टिन ब्रिटिश प्ले राइट हैं, और आपका जो सबसे फेमस प्ले राइट है उनमें से आपको पता है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका नावल। तो उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है कि जेन ऑस्टिन जो थी उनका फेवरेट प्ले राइट लिखने वाला फेवरेट राइटर कौन था? प्ले राइट। ठीक है, तो उनका फेवरेट प्ले राइटर या राइटर जो थे वो कौन से थे जी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपने ऑप्शन में से चेक करना है। हमारे पास ऑप्शन ए है ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड। यहाँ पे याद रखिएगा, इसके ऑप्शन में से इसका जो जवाब है वो सैमुअल जॉनसन आपके जेन ऑस्टिन के फेवरेट राइटर थे। ये जो पहली 2 ऑप्शंस हैं, ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, ये किसी पर्सनैलिटी की नेम नहीं है। ये मैंने चार्ल्स डिकन्स तक आपने नाम सुन रखा होगा, ये चार्ल्स डिकन्स के प्ले थे। ठीक है, ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स के प्लेस का नाम मैंने लिखा है, जॉर्ज इलियट। ठीक है, सैमुअल जॉनसन। तो इनमें से सैमुअल जॉनसन जो थे वो आपके फेवरेट राइटर थे। इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जेन ऑस्टिन फैमिली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। जेन ऑस्टिन की जो फैमिली थी वो एक तरह की लिटरेरी फैमिली ही थी, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी सारी हमें मिलती हैं शवाहदात कि उन्होंने स्टेज परफॉर्म्स किए हैं। तो वही क्वेश्चन है कि जेन ऑस्टिन ने, ये श्योर नहीं है हमें कि फैमिली के साथ जेन ऑस्टिन ने भी स्टेज परफॉर्म किया है या नहीं, लेकिन जेन की जो फैमिली थी वो स्टेज पे परफॉर्म करती रही है। जेन ऑस्टिन की फैमिली ने इनमें से कौन से प्लेज में परफॉर्म किया? पहला ऑप्शन हमारे पास एमा, मैन्सफील्ड पार्क, सनराइजिंग, या फिर द राइवल्स। तो इनमें से कौन से प्ले में आपने परफॉर्म किया? एमा की अगर बात की जाए तो एमा
जेन ऑस्टिन का एमा और मेन्सफील्ड पार्क, ये तो जेन ऑस्टिन के अपने लिखे हुए नावल हैं। सन राइजिंग की बात की जाए तो सन राइजिंग कोई प्ले नहीं है, ये एक पोएम है जो कि जॉन डन ने लिखी। इसके बाद द राइवल्स है। द राइवल्स की बात की जाए तो द राइवल्स आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द राइवल्स में आपकी फैमिली ने परफॉर्म किया था। ये द राइवल्स जो था ये शेरिडन का लिखा हुआ प्ले है, ये भी याद रख लीजिएगा कि राइवल किसने लिखा, शेरिडन ने लिखा, और इसमें जेन ऑस्टिन की होल फैमिली ने परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, हु सेड द फॉलोइंग लाइन, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व्ड हैंगिंग। डन के बारे में कहा जाता है कि डन एक वेल नोन मेटाफिजिकल पोइट हैं, आपने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी, स्कूल ऑफ डन के आप प्रिंसिपल भी समझे जाते हैं। तो आपके इस मेटाफिजिकल पोइट्री को लेकर आप पर काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज किया गया, और उसी हवाले से ही ये एक लाइन है, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व्ड हैंगिंग, के डन ने चूँकि जो क्लासिकल एक्सेंट था उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए उसको क्या कर देना चाहिए, उसको हैंग कर देना चाहिए। तो ये लाइन किसने कही डन के बारे में, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, जॉर्ज इलियट या जॉन ड्राइडन। देखें, जॉन ड्राइडन ने डन को कहा था ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, किसने कहा था, जॉन ड्राइडन ने कहा था। वैसे जॉन ड्राइडन ने भी आप पे काफ़ी तनकीद की है, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स कह के। जॉर्ज इलियट राइट आंसर नहीं होगा हमारा, सैमुअल जॉनसन भी नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बेन जॉनसन, जो कि 16वीं सदी की एक बेहतरीन ड्रामा निगार हैं। ठीक है, शेक्सपियर के बाद सेकंड रैंक पर बेन जॉनसन को आफ्टर शेक्सपियर कंसीडर किया जाता है, तो सही आंसर इसका होगा बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लिटरेरी फिगर हु अटेंडेड द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज बट कुडंट गेट अ डिग्री। हमारे पास एक ऐसे लिटरेरी फिगर हैं जो कि ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े हैं, कैम्ब्रिज में भी पढ़े हैं, लेकिन आपको डिग्री किसी एक यूनिवर्सिटी से भी नहीं मिली। उनका नेम बताना है आपने, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन या जॉन डन। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास वो जॉन डन होगा। इसकी वजह ये थी कि जॉन डन जो थे वो अपनी रिलीजन के एतबार से एक कैथोलिक थे, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये रूल था कि डिग्री आफ्टर कंप्लीशन आपको एक ओथ परफॉर्म करना पड़ता था, ओथ ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लैंड के चर्च था, चर्च ऑफ इंग्लैंड की सुप्रीमेसी के लिए एक ओथ लिया जाता था, 39 उसमें आर्टिकल्स होते थे। तो वो जो 39 आर्टिकल्स हैं, आपने उन आर्टिकल्स की वजह से कभी भी ओथ नहीं लिया, क्योंकि आप एक कट्टर किस्म के कैथोलिक थे, और वो जो आर्टिकल्स थे वो प्रोटेस्टेंट के स्पोर्टिव आइडियल्स पर मुश्तमिल थे। यही वजह थी कि आप ओथ नहीं लेते थे, जिस वजह से आपको कभी डिग्री नहीं मिली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जॉन डन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज अ प्ले ऑफ। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एम इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने लाजमी पढ़ा होता है। इज अ प्ले ऑफ, किसका ये प्ले है जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट लिखा किसने है, ठीक है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। हमारा सवाल ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है कितने एक्ट पर प्ले है, 2 एक्ट्स, 3 एक्ट्स या 4 एक्ट्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 3 एक्ट पर प्ले लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, क्रिस्पिसा अ सुपरनेचुरल एलिमेंट इन द रेप ऑफ लॉक वाज असाइंड ड्यूटी टू गॉड। अगर आपने रेप ऑफ लॉक को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि उसमें जो सुपरनेचुरल मशीनरी यूज़ की है अलेक्जेंडर पोप ने उस सुपरनेचुरल मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए उसमें 2 तरह के एलिमेंट उसने पोप ने डाले हैं।
जिनमें जीनोम और सेल्फ्स हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो जीनोम और सेल्फ्स दो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स डाले हैं, इनमें से कौन से थे वो जिन्हें इयरिंग्स ये ड्यूटी सौंपी गई। देखें यहाँ पे जो सेल्फ्स हैं ना, सेल्फ्स जो थे वो रेप ऑफ द लॉक में जो हमारे पास हीरोइन है ब्लिंडा, उसको गार्ड कर रहे थे, और वो एक सेल्फ नहीं काफ़ी सारे सेल्फ्स थे। तो वो सेल्फ कौन था जिसके ज़ुम्मे जो उन सेल्फ्स में से एक सेल्फ था क्रिस्पी सा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वो जो सेल्फ्स थे उनमें से जो क्रिस्पी सा था उसके ज़ुम्मे क्या काम था कि उसने ब्लिंडा की किस चीज़ को सिक्योर रखना है। तो हमारे पास सबसे ऑप्शन पहला जो है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इयर रिंग्स। तो इयर रिंग्स के हिफाजत करने का जो ज़ुम्मे था वो किसके ज़ुम्मे था जी, ब्रिलेंटा के। ब्रिलेंटा के ज़ुम्मे इयर रिंग की हिफाजत करना थी। वॉच की हिफाजत आपने जो उनका चीफ गार्डियन था एरियल, ठीक है। ये जो सिल्व्स थे उनमें जो ब्लिंडा की हिफाजत करने वाले सिल्व्स हैं उनका जो चीफ गार्डियन था वो कौन था, एरियल। एरियल ने बेसिकली ये ड्यूटियाँ साइन की हुई थी मुख्तलिफ सिल्व्स को, मसलन इयर रिंग्स की हिफाजत करने के लिए ब्रिंटेला थी, वॉच की हिफाजत करने के लिए मोमेंटेला है, ठीक है। और डॉग की हिफाजत करने के लिए कौन था जी, डॉग की हिफाजत एरियल खुद, यानी कि चीफ गार्डियन जो थी वो खुद किसकी हिफाजत कर रही थी, वो डॉग की हिफाजत कर रही थी। और लॉक्स की निगरानी करना, लॉक्स की हिफाजत करना, यानी बालों की जो लट थी उसकी हिफाजत करना किसके ज़िम्मे था, क्रिस्पिसा के ज़िम्मे था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्लिंडाज डॉग इन द रेप ऑफ लॉक। अभी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लिंडा का जो डॉग था उसको कौन सुपरवाइज कर रहा था, उसकी निगरानी कौन कर रहा था, उसकी निगरानी चीफ गार्डियन एरियल कर रहा था। तो अब हमारा ये है कि वो जो डॉग था उनका नेम क्या था। तो उनका नाम, उस कुत्ते का नाम लैप डॉग, शॉक, एरियल। देखें एरियल तो मैंने अभी आपको बताया है कि सिल्व्स का जो चीफ था, जो लीडर था उनका, उसका नाम था एरियल। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये अगर सी कैंसिल है तो डेफिनेटली डी भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो रह गए। तो इनमें से आपका सही आंसर जो होगा वो शॉक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है जी क्वेश्चन, अ टेक्निक बिगनिंग विद क्लाइमैक्स इज कॉल्ड। देखें आपके पास बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि जो हमारी स्टोरी होती है वो बिगनिंग उसकी जो होती है वो स्टोरी की क्लाइमैक्स से शुरू हो जाती है। यानी हमारे पास किसी भी प्ले में जो मोड आते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं। एक वो जहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर उसका क्लाइमैक्स आता है, यानी जब स्टोरी अपने अरूज पर होती है, और फिर वो ऐसा ऐसा अपनी क्लोजिंग की तरफ आती है जिसे हम एंड कहते हैं। तो तीन पॉइंट होते हैं किसी भी स्टोरी में। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी जो स्टोरी होती है वो क्लाइमैक्स से शुरू होती है, ठीक है, डायरेक्ट क्लाइमैक्स से स्टोरी शुरू होगी आपकी इधर से। तो ये जो टेक्निक है कि स्टोरी को क्लाइमैक्स से स्टार्ट करने वाली, इसे हम क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। नहीं जी, थीम तो जो मेन आइडिया होता है, आप जो भी लिख रहे हो उसे हम थीम कह देते हैं। जिस पर आपने कुछ लिखा है उसका जो मौजू होता है उसे हम मेन आइडिया या थीम कहते हैं। इन मीडियास राइस, ये आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मीडियास रास हम कहते हैं। अगर आप कोई चीज़ अपनी स्टोरी, अपना प्ले आप क्लाइमैक्स से शुरू करते हो तो उसको मीडियास रास कहते हैं। अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि मूवी चल रही होती है और बाद में कोई हीरो होता है या हीरोइन होती है या हीरो की माँ होती है, वो बताती है, या कोई भी करेक्टर होता है जो बताता है कि मुझे आज भी वो काली तूफानी अंधेरी रात नहीं भूलती, उस वक्त उस रात ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक है। यानी स्टोरी हम पहले शुरू कर लेते हैं और उसके बाद जब कुछ टाइम गुजरता है तो फिर हमें वो पास्ट में ले जाते हैं कि पीछे ये हुआ था। तो इस तरह से ये जो टेक्निक होती है इसे हम क्या कहते हैं, मीडिया रस कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंसीट किसे कहते हैं जी, कंसीट आप किसे कहते हैं। कंसीट हमारे पास देखें, एक होता है सिमिली, फिर आता है सिमिली के बाद मेटाफर,
और मेटाफर से आगे चलें तो हमें फिर मिलता है कंसीट। सिमिली कहते हैं कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ मुशाबत देना, ठीक है। मेटाफर कहते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ मुशाबत नहीं बल्कि उसको हू बहू वही चीज करार दे देना मेटाफर कहते हैं। मसलन मैं अगर कहता हूं शी इज ब्रेव लाइक अ लायन, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये एक सिमिली की तरह है, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो चीज़ है ना ये इस चीज़ की जैसी है, ठीक है। ये जो शी है ये शेर की जैसे बहादुर है, तो ये एक सिमिली है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ शी इज़ अ लायन, कि ये जो चीज़ है ना ये यही चीज़ है, यानी ये खुद ही शेर है, शेर के जैसे नहीं बल्कि ये खुद शेर है, तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं मेटाफर। कंसीट जो होता है ना ये मेटाफर से भी नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसमें हम उन दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं कि जो कि बिल्कुल अनलाइक होती हैं एक दूसरे के साथ, जिनका दूर दूर तक कोई जवाब नहीं होता कि बंदा उन्हें मिला दे, उसे हम कहते हैं कंसीट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, आपने वो पढ़ा होगा जॉन डन की, अगर मेटाफिजिकल पोइट्री वाला टॉपिक आपने जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल हीरो पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जॉन डन जो होता है वो पेयर ऑफ कंपास की मदद से वो पेयर ऑफ लवर्स को रिप्रेजेंट करता है। लवर्स को किसके साथ रिप्रेजेंट करता है? कंपास को, यानी जहाँ पे वो लवर्स को लिखना चाह रहा है वहाँ पे वो लवर्स डायरेक्ट नहीं लिखता बल्कि वो पेयर ऑफ कंपास लिख देता है पेयर ऑफ लवर्स की जगह पे। तो ये एक कंसीट है, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनकी खूबियाँ हैं वो नहीं मिलती। कंपास के ज़रिए से हम कंपास को हम रास्ता देखने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि लवर्स जो होते हैं वो लोग होते हैं कि जिनके रास्ते खोए होते हैं। यूं भी तो कहा जाता है ना कि लव जो होता है लव इज़ ब्लाइंड, तो वो लोग जो खुद अंधे होते हैं वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे। तो ये एक तरह से इस तरह की जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाना जो कि बिल्कुल एक दूसरे के उलट होती हैं उसे हम कंसीट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉरी ये पिछला जो था इसका आंसर हो गया, हाँ जी इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, मीडिया रास। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौसर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज, चौसर ने सबसे पहले जो लिखा वर्क और जो पब्लिश भी हुआ वो कौन सा वर्क था? ऑप्शन ए हमारे पास द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट तो ऑप्शन गलत है आपका, क्योंकि ये तो लास्ट प्ले जो था, लास्ट प्लेज में ये होता है शुमार द टेम्पेस्ट, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हैमलेट भी नहीं है। द बुक ऑफ डचेस आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ द दीज भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, द बुक ऑफ डचेस। याद रखिएगा द बुक ऑफ डचेस आपने ब्लैंके की डेथ के ऊपर आपने लिखा था, ब्लैंके LANCHI ब्लैंके, ठीक है ब्लैंके, सॉरी मैं दोबारा सही से लिख देता हूँ, ब्लैंके की डेथ के ऊपर। ब्लैंके कौन थी? डचेस ऑफ लैंकास्टर थी, ठीक है डचेस ऑफ लैंकास्टर। इनकी जब डेथ होती है ब्लैंके की, ये रानी है लैंकास्टर की, इनकी जब डेथ होती है तो इनकी डेथ के ऊपर एलिजी लिखते हैं चौसर, ठीक है। तो ये तकरीबन 1300 लाइंस की एक एलिजी थी, पोएम थी जो आपने ब्लैंके की डेथ के ऊपर लिखी, ठीक है, और आई थिंक 1370 में ये पब्लिश हुई। तो ये द बुक ऑफ डचेस आपका पहला पब्लिश्ड वर्क था जो कि आपने चौसर ने ड्रीम
वर्जन में लिखा था। ठीक है, इसका जो स्टाइल है वो ड्रीम वर्जन का है। ठीक है, ड्रीम वर्जन में आपने ये लिखा और 1370 में पब्लिश किया गया। 1300 लाइन्स की एलिजी है जो कि लैंकास्टर की डचेस बेलेंके की डेथ पर लिखी गई। ये पहला पब्लिश्ड वर्क आपका चौसर का था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है मैरी एन एवंस वाज द रियल नेम ऑफ। देखिए, हमारे पास जो राइटर्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा अपना स्यूडो नेम जो होता है उसको छुपा देते हैं, अपने असल नेम की जगह पे क्या करते हैं, कोई फर्जी नेम वो लिख देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोनेम या पेन नेम भी कह दिया जाता है इसे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मैरी एन इवेंस का जो रियल नेम था, सॉरी, मैरी एन इवेंस वाज द रियल नेम ऑफ, कि मैरी एन इवेंस जो था ये किसका रियल में नेम था। तो चार्ल्स डिकेंस का नहीं था जी, जॉर्ज इलियट हमारा सही आंसर है, जॉर्ज इलियट। ठीक है, मैरी एन इवेंस जो थी वो एक फीमेल राइटर थी, लेकिन इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया और अपनी जगह नेम को इन्होंने जॉर्ज इलियट को अपना पेन नेम के तौर पर चूज़ किया। उस ज़माने में क्या था कि जॉर्ज जो नाम था इसका काफ़ी तोती बोलती थी। जैसा कि आज अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो बॉलीवुड में खान जो होता है, खान की या कपूर फैमिली की तोती बोलती है। तो उस ज़माने में जॉर्ज नाम को एक लिटरेरी नेम समझा जाता था, इसलिए आपने अपना पेन नेम जॉर्ज इलियट रखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। व्हाट वाज द एज ऑफ जॉन कीट्स व्हेन ही डाइड। तो जब जॉन कीट्स बहुत ही कम उम्र में आपने डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, आपकी उम्र उस वक्त 25 साल थी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा एक और हमारे राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की भी बहुत ही कम उम्र में डेथ होती है, 30 साल के करीब थे जब आपकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन जब ब्लाइंड हो गए, मिल्टन ने ब्लाइंड होने के बाद अपना सबसे फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। उस वक्त आप अपनी आंखों से महरूम हो चुके थे, आपको दिखना बंद हो चुका था। तो जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए कंप्लीटली तो उस वक्त आपकी एज क्या थी? उस वक्त आपकी एज 43 थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉयल लेडी हु नेवर मैरिड। वो लेडी कौन सी हैं कि जो रॉयल हैं, फैमिली से बिलोंग करती हैं, शाही खानदान के, और जिन्होंने कभी शादी नहीं की। तो एने बोलेन आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि एने बोलेन ने तो शादी की थी हेनरी 8 के साथ। ठीक है, ये हेनरी 8 की वाइफ हैं, तो एनी बोलेन गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, एनी बोलेन की डॉटर का नाम एलिजाबेथ था। ठीक है, जो एलिजाबेथ हैं इनकी मदर का नेम क्या था जी? एनी बोलेन। और एनी बोलेन वाइफ किसकी थी? हेनरी 8 की। मैरी वन की अगर बात की जाए तो मैरी वन की भी शादी हुई थी विलियम के साथ, और मैरी वन भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि मैरी वन फर्स्ट कैथोलिक रूलर थी, जो कि इंग्लैंड की तारीख में पहली कैथोलिक रूलर मैरी वन है। मैरी वन को आपके मिजाज, आपके टेम्परामेंट की वजह से ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, क्योंकि आपने अपने टाइम में प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म सितम किए, उन्हें ज़िंदा तक जला दिया। तो मैरी वन आपका गलत आंसर हो जाएगा। एनी बोलेन भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका एलिजाबेथ वो हैं कि जिन्होंने कभी शादी नहीं की। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, एलिजाबेथ ने चूँकि शादी नहीं की तो आपकी हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, और मैरी स्टोराट ने आपकी हुकूमत गिराने के लिए काफ़ी कोशिश की, जिस वजह से आपने उन्हें इम्प्रिजन भी कर दिया और 19 साल कैद में रखा। बिलाखिर उनको सजाए मौत दे दी गई। तो ये चीज़ भी बाद में काफ़ी आयरॉनिकल थी कि बाद में आपकी जब डेथ हुई क्वीन एलिजाबेथ की 1903 में, तो आपके बाद
मैरी स्टुअर्ट का बेटा जो था जेम्स, वो जेम्स वन के नाम से इंग्लैंड का बादशाह बनता है। सॉरी 1903 नहीं, 1603, 1558 से 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो 1603 में जब आपकी डेथ होती है तो उसके बाद इन्हीं मैरी स्टुअर्ट, जिनको आपने 19 साल कैद रखने के बाद सजाए मौत दी, आपका बेटा जेम्स वन के नाम से इंग्लैंड का रूलर बनता है, किंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रैंड मदर ऑफ यूरोप इज कॉल्ड, यूरोप की ग्रैंड मदर किसे कहा जाता है? तो क्वीन विक्टोरिया जो थी, आपको क्वीन विक्टोरिया को ग्रैंड मदर ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा अरसे तक 64 साल के लिए आपने इंग्लैंड के ऊपर हुक्मरानी की। यही वजह है कि आपको क्वीन विक्टोरिया को ग्रैंड मदर ऑफ यूरोप कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1386 में चौसर पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फॉर विच लैंग्वेज द नेम चौसर हैज बीन ड्राइवन, चौसर का नेम, आपने चौसर ने 3 लैंग्वेजेस में काम किया, इंग्लिश में, फ्रेंच में और जर्मन में, लेकिन चौसर जो नेम था वो फ्रेंच लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हु सेड व्हाट आर मेन टू रॉक्स एंड माउंटेन्स, किसने ये कोट लिखा है कि व्हाट आर मेन टू रॉक्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ों और चट्टानों के सामने इंसान चीज ही क्या है? तो ये लिखने वाली जेन ऑस्टिन है। आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस में इस चीज को लिखा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 लाइन स्टैंजा, 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है इसे हम क्या कहते हैं? सेस्टेट नहीं कहते, सेस्टेट 6 लाइन्स को कहते हैं क्वार्ट्रेन, 4 लाइन्स को कहते हैं कपलेट, 2 लाइन्स को कहते हैं, नॉन ऑफ द दीज नहीं होगा। तो 4 लाइन स्टैंजा क्या कहलाता है जी? आपका क्वार्ट्रेन, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे डी नहीं आएगा, आपका क्वार्ट्रेन ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी कुछ देखने को, सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।